जमीयत उलमा हिंद ने मारूफ वकील राजीव धवन को अयोध्या केस से हटा दिया है। जमीयत की जानिब से ये कहा गया है कि बीमारी की वजह से धवन दस्तयाब नहीं थे, इसलिए एजाज मकबूल को पैरवी की जिम्मेदारी दी गई है। वकील राजीव धवन ने इस बात को झूठ बताया। राजीव धवन का कहना है कि नजरसानी की अर्जी पर वो काम कर रहे थे। राजीव धवन का ये भी कहना है कि कोई अगर इनकी खिदमत नहीं देना चाहता तो ये उसका हक है। पहली ये है, जहां तक बाबरी का कॉज है उसमें मैं शामिल था, उसमें मैं बिलीव करता हूं और मैं समझता हूं जो मैंने पहले कहा है कोर्ट में वो मैं रिपीट करता हूं और उसके साथ मैं जुड़ा था और जुड़ा रहूंगा। अब रही दूसरी बात, पिछले हफ्ते 3 बार मिस्टर मकबूल और उनके जूनियर्स मेरे पास आए। मकबूल साहब शायद 2 बार आए और जूनियर्स 3 बार आए। मैंने एक ड्राफ्ट उनकी देखी, एक ऑल्टरनेटिव ड्राफ्ट तैयार की। जब मैं डेंटिस्ट के पास था उन्होंने फ़ोन किया, मेरे क्लार्क उस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको हटाना है, तो मैंने कहा ये सैकिंग हुई। उन्होंने कहा हाँ, पर मैं मजबूर हूं और उनकी मजबूरी मानते हुए मैंने कहा मैं आपको एक खत लिखूंगा, अगर कोई क्लाइंट या वकील मुझे एंगेज नहीं करना चाहता उनका हक बनता है। क्या उनकी मजबूरी थी मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कंफर्म किया कि ये सैकिंग है। ये जो अब वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, धवन साहब बीमार थे या मौजूद नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। तो जमीयत उलमा की जानिब से राजीव धवन को हटाए जाने के बाद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि उनकी जानिब से राजीव धवन ही इस केस को लड़ेंगे। जनाब राजीव धवन साहब इस मुल्क के बहुत ही काबिल वकील हैं और उनकी खिदमात का हम सब एतराफ़ करते हैं और जिस तरह उन्होंने इस केस को लड़ा है वो भी काबिल तारीफ़ है। जमीयत उलमा हिंद ज़ाहिर है कि एक अयोध्या और बाबरी मस्जिद केस में एक पार्टी है और इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हर पार्टी को इजाज़त देता है कि वो जिस भी वकील को चाहे रखें और जिस भी वकील को चाहे हटा दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये वाज़ेह और क्लियर स्टैंड है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जनाब राजीव धवन साहब ही इस केस को देखेंगे और रिव्यू पिटीशन उन्हीं की निगरानी में दाखिल की जाएगी। अब जमीयत ने किन बुनियादों पर और किस वजह से उनको हटाया है ये जमीयत के हजरात ही जान सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया है कि जनाब राजीव धवन साहब और उनकी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए वही इस केस को हैंडल करेंगे और राजीव धवन साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में केस को लड़ेंगे। हैदराबाद के वेटरनरी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल मामले पर मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज जंतर मंतर पर भी इस सिलसिले में सख्त एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है। दिल्ली ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालेवाल, अनु दुबे समेत बड़ी तादाद में ख्वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। ख्वातीन हैदराबाद मामले में इंसाफ की मांग कर रही हैं और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा भी कर रही हैं। स्वाति मालेवाल ने मुल्क में ख्वातीन की सलामती के मामले पर भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया, लेकिन पुलिस इन्हें ऐसा नहीं करने दे रही है। स्वाति मालेवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी खत लिखा है। इन्होंने कसूरवारों को 6 महीने में फांसी देने की मांग की है। इनका कहना है कि आबरू रेजी के मामलों में कसूरवारों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। कभी राजस्थान तो कभी हैदराबाद, कभी 25 साल की युवती तो कभी 5 साल की मासूम महिलाओं के साथ लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन जो विमेन क्राइम है वो लगातार उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जंतर मंतर पर भी तमाम लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे। हैदराबाद में जिस तरीके की घटना सामने देखने के लिए मिली, यहाँ अनु दुबे भी पहुंची है, उनके हाथ में भी एक प्ले कार्ड है। रावण को जलाना इस बात का प्रतीक है, जब जब सीता का अपहरण होगा, लंका दहन होगी, रावण जलेगा। अनु, आप ये प्ले कार्ड लेकर आए हैं, क्या कहना चाहती हैं? हमारे शास्त्रों में अगर देखा जाए तो अगर औरत को छुआ गया है या औरत का सिर्फ अपहरण हुआ है तो एक मतलब कि कथन लिखा गया है। आप मतलब कि एक मोमबत्तियां नहीं जलाई गई हैं, एक कथन लिखा गया है और सबके लिए वो मैसेज है। आज पूरी इंडिया उसे एज अ दशहरा सेलिब्रेट करती है। रावण जलता है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। कहाँ है बुराई पे अच्छाई की जीत? आपका एक सवाल ये भी था कि महिला सुरक्षा को लेकर क्या हो रहा है, क्या पूछना चाहती है सरकार से, क्या मांग करना चाहती है?
मेरा ये सवाल नहीं था कि महिला सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है। एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है। मेरा ये सवाल था कि मैं क्यों नहीं सेफ फील कर सकती अपनी इस कंट्री में। ये मेरा देश है, ये मेरा घर है, मैं इधर सेफ क्यों नहीं फील कर सकती। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, तो जो कानून बने हैं महिला सुरक्षा के लिए वो कारगर अभी नहीं हो रहे? नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये चीज़ें स्टार्ट होती है हमारी सोसाइटी से। सबसे पहले तो अगर कोई भी देख रहा है किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो इंसान खुद हेल्प करे। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है पुलिस यहाँ पे गुंडागिरी छोड़ के, क्योंकि जो उस दिन मेरे साथ हुआ, कह सकते हैं कि पुलिस ने गुंडागिरी की है। वो डायरेक्ट पूछ रही है आप टेररिस्ट हो? नहीं, मैं उनको क्या आंसर दूं इस बात का कि मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आई हूँ, मैं टेररिस्ट हूँ, मैं इसलिए प्रोटेस्ट करने आई हूँ। उस दिन वो प्रियंका रेड्डी के उससे पूछा जा रहा है कि आपकी बेटी भाग गई होगी। अरे तुम्हें क्या लेना देना, भाग गई होगी, तुम्हें ढूंढने को कहा जा रहा है, ढूंढो। तीसरा, सरकार एक एग्जाम्पल सेट करे। देखिए, वो 2012 की बात थी कि लॉ बनाया गया, लेकिन उस पर वो नहीं लिया गया। यहाँ देखिए आप, अब देखिए सरकार बदल रही है, एक दिन के अंदर कानून चेंज हो रहा है। मुझे भरोसा है गवर्नमेंट पे कि वो एक ऐसा कानून लेके आएगी जिसमें एक दिन के अंदर सबको, जो निर्भया के लिए पिटीशन दिया गया है उन्हें खारिज की जाए, कल लटकाया जाए उन्हें। और तब तक नहीं लटकाया जाएगा, मैं भूख हड़ताल पे रहूंगी। भूख हड़ताल पर आप जंतर मंतर पर ही बैठने वाली है? देखिए, जंतर मंतर ने तो कहा है कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं आगे देखूंगी, कभी जंतर मंतर, कभी इंडिया गेट, कभी राजघाट, कभी कुछ। यानी आपका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा? यहाँ पर आपने देखा कि अनु दुबे का भी कहना है कि महिला सुरक्षा के लिए जिस तरीके की बातें की जाती हैं वो देखने के लिए नहीं मिलती, और उनका सवाल ये है कि आखिरकार हम अपने देश में सुरक्षित क्यों नहीं हैं। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महकमा इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। वजह बताओ नोटिस हैदराबाद की कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए के चंदा लेने के सिलसिले में जारी किया गया है। ये बताया जा रहा है कि हैदराबाद की एक कंपनी ने कांग्रेस के अलावा दीगर कई पार्टियों को, जो छोटी इलाकाई पार्टियां हैं, उनको भी चंदा दिया है। जराये के मुताबिक काले धन पर जवाब न मिलने पर कांग्रेस को ये नोटिस जारी किया गया है। इनकम टैक्स महकमे ने 3000 करोड़ रुपए के घपले का पता लगाया है। 4 नवंबर को कांग्रेस से इस जिम्न में जवाब तलब किया गया था। बुलंदशहर तशद्दुद को आज 1 साल पूरे हो गए। तशद्दुद में मारे गए सुमित के वालिद ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस सिलसिले में ख़त लिखा है और माली मदद की उन्होंने अमित शाह से अपील की है, जिसमें सयानत तशद्दुद की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई। सीबीआई जांच न कराए जाने की सूरत में सुमित के वालिद ने 23 दिसंबर को तामर्ग भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी है। सुमित के वालिद ने मुआशी मदद की भी मांग की है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को सियाना के सिंगरावटी में गौकुशी की मुखालफत में तशद्दुद हुआ था, जिसमें सियाना थाने में तैनात इंस्पेक्टर और मुकामी बाशिंदा सुमित हलाक हो गए थे। और अब खबर भोपाल गैस सानहे से जुड़ी हुई। भोपाल गैस सानहे को आज 35 साल हो गए, लेकिन मुतासरीन को अब तक इंसाफ का इंतजार है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात में अचानक खाद बनाने वाली फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होना शुरू हुई थी। इस गैस से हुई तबाही का मंजर इतना खतरनाक था कि इससे मुतासिर लोगों की तादाद लाखों में थी। 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत पहले दिन हुई थी। यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकली जहरीली गैस ने 23,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। और 35 वर्षों से इंसाफ के मुंतजिर मुतासरीन से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। गैस हादसे को 35 साल हो गए। आज की सुबह 36वें साल का आगाज़ हो गया है।
लेकिन इन सालों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हर कदम पर एक मायूसी देखने को मिलती है गैस वालों को। और गैस वाले इसलिए नाराज़ हैं कि आज तक की सरकार है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या सूबाई हुकूमत की बात करें, हर कदम पर उनके साथ छलने का काम है। आइए उनसे जानते हैं जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है। आपका नाम? हमारा आशा दीनान है। हमारे बच्चों को जब मुसलमानी हुई थी हमें से लेके भगे थे, तो हमें दिया के ऊपर सारे बच्चे और हमें से पड़े हुए थे और हमारे बच्चे आज तक परेशान हैं। आपने क्या देखा था? गैस निकला था, भागे थे। हाँ, गैस पर हमें पैसे ही नहीं मिला गैस का। भाई खत्म हो गया हमारा 10-12 साल का। भाई खत्म हो गया, सरकारों ने क्या किया? कानून करे, कुछ मिला ही नहीं है कुछ भी। आपने क्या खोया? हमारे पति दुनिया चले गए। हमारी यहाँ के ऐसी हमसे चला फिरा कोई मुआवजा नहीं मिला हमें, सिवाय 25,000 हमें ही मिले थे, हमारे मियाँ का नहीं मिला। और कितने सालों में फर्क क्या आया? 35 साल गुजर गए, बस ऐसे ही गुजर गए। परेशान होते होते बिल्कुल गैस वाले तो मर ही गए, उस वक्त मर गए। वो बहुत अच्छे रहे, मगर हम हर पल मर रहे हैं, हर पल वो हो रहे हैं। वो हम चाहते हैं कि हम भी उस वक्त मर जाते तो बहुत अच्छे रहते। इतना तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो गैस वाले हैं, इनका तो यह है कि जो लोग उस रात के हादसे में गुजर गए वो सुकून से थे, क्योंकि इनको तो हर पल एक नई मौत से गुजरना पड़ रहा है। आपका नाम? खनीजा नाम। जी, आपने क्या देखा था उस रात में? बहुत सारे थे, हम तो भग गए थे रात, हाँ भग गए थे, और हमारे आदमी भी भग गए थे, सबके सब बच्चे भी भग गए थे। हाँ, तो आपके घर में कोई हादसा नहीं? नहीं हुआ हमारे। 25 सालों में मिला क्या? बाद में खत्म हुई हमारे। हाँ, आपने क्या देखा उस रात? उस रात ये देखा हमारी 2.5 साल की लड़की खत्म हो गई, हाथ जो छूट गई थी, और मियाँ 15 साल के भी नहीं हुए, 10 साल के बाद में खत्म हो गए। और भगदड़ में बस कोई किसी को नहीं देख रहा था, बस नफ्स नफ्सी का मंजर था। हाँ। जी, आपने क्या देखा? मेरे बहुत देखी और कुछ नहीं देखा। गैस में मतलब बीमारी में सब मतलब आंखों को मारे। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मर्द की बात करें, औरत की बात करें, सभी लोगों ने अपने को किसी न किसी को खोया है। उनको दर्द इस बात का है कि सरकारें दावे करती हैं, वादे करती हैं, लेकिन कोई उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला नहीं है। किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया। घर के किसी न के घर से कई लाशें निकली। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 15,000 से ज़्यादा उस रात जो है हादसे में लोगों की मौत हुई थी। 35 साल गुजर गया और आज 3 दिसंबर की सुबह 36वें साल का आगाज़ हो गया है। वक्त बदला है, चेहरे बदले हैं, दावे बदले हैं, लेकिन गैस पीड़ितों की बात करें, गैस मुतासिरीन की बात करें तो उनके जख्म आज भी हरे हैं। कैमरामैन शेख अब्दुल के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। और नाज़रीन आपको बता दें कि झारखंड में असम्बली इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त खूंटी में एक रैली से खिताब करें। सम्मान निधि का लाभ सभी किसान परिवारों को देने का संकल्प था, ये वादा हमने पूरा कर लिया। छोटे किसानों, खेत मजदूरों, छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा देने की बात कही थी, ये वादा भी पूरा कर लिया गया। बल्कि इन योजनाओं को भी यहीं झारखंड से ही लॉन्च किया गया था। पशुओं को मुंह और खुर की बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो चुका है। आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोलने का राष्ट्रीय अभियान भी यहीं झारखंड से शुरू किया गया है। नक्सली हमलों में शहीद होने वाले पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का अहम फैसला भी लिया जा चुका है। इसका लाभ झारखंड में शहीदों के परिवारों को भी मिलने लगा है। ऐसे अनेक मुद्दों के साथ साथ दशकों से चल रही राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान का संकल्प भी सिद्ध हो रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 अब हट चुका है। अब केंद्र शासित प्रदेश
और वो खबर कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से जुड़ी हुई। कर्नाटक में 15 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं। इंतखाबात की मुहिम आखिरी मरहले में है। 5 दिसंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है, 9 दिसंबर को नताइज का ऐलान होगा। तो आपको बता दें कि कर्नाटक के 15 असेंबली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले, जिसकी तैयारियाँ ज़ोरों पर है। इंतखाबात की मुहिम आखिरी मरहले में पहुँच चुकी है। 5 दिसंबर को यहाँ वोटिंग होनी है और 9 दिसंबर को नताइज का ऐलान होगा। नज़र आपको बता दें कि कर्नाटक के 15 असेंबली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, जिसकी तैयारियां आप देख सकते हैं ज़ोरों पर। इंतखाबात की मुहिम आखिरी मरहले में है। 5 दिसंबर को यहाँ वोटिंग होनी है और 9 दिसंबर को नताइज का ऐलान होगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर इस वक्त सीधे तौर पर फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। रऊफ, 15 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले कर्नाटक में, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि तैयारियां अब आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं? जी, ज़िमनी इलेक्शंस आगामी इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर होगी। और आज हम देख रहे हैं कि आज भी जो है तमाम सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के हक में जोरदार तरीके से मुहिम चला रही हैं। और ख़ास तौर पर शहर बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरी इलाके शिवाजी नगर में इस वक्त जो है जोरदार मुहिम जारी है। कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी अपने अपने उम्मीदवारों के हक में यहाँ पर मुहिम चला रहे हैं। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात काफी दिलचस्प बने हुए हैं और इनमें मुकाबला जो है काफी सख्त दिखाई दे रहा है। और देखना ये होगा कि इस इलेक्शन के बाद रियासत की क्या सूरत हाल बनती है। बिल्कुल रऊफ, एक चीज और देखना चाहेंगे, कांग्रेस एक तरह से खुशफहमी में है या पूरा उसको यकीन है कि इस इलेक्शन के बाद सरकार वहां पर बदलेगी? क्या इस तरह का माहौल वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है कुछ? जी देखिए, यहाँ पर तीनों पार्टियां ये कह रही हैं कि जीत उनकी होगी। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 15 असेंबली हल्के जो हो रहे हैं, तो इसके बाद ये तय होने वाला है कि रियासत की आइंदा की सियासत क्या होगी। रियासत में क्या बीजेपी की हुकूमत बरकरार रहेगी या फिर कांग्रेस और जेडीएस दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। ये तमाम बातें जो हैं इस इलेक्शन के बाद इस इलेक्शन के बाद जाहिर होने वाली हैं कि यहाँ की हकीकी सूरत हाल क्या होने वाली है। क्योंकि हम देखते हैं कि अब जो रियासत में बीजेपी की हुकूमत चल रही है वो अब अक्सरियत से भी कम उसके पास नशिस्तें हैं। यानी कि यहाँ पर किसी भी हुकूमत के लिए 113 नशिस्तें चाहिए, 113 सीटें चाहिए। लेकिन अब जो येडियुरप्पा की हुकूमत है वो 105 एमएलए के साथ है। अब इस इलेक्शन के बाद यानी कि 15 असेंबली सीटों पर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बाद जो है 113 का आंकड़ा बीजेपी के पास होना जरूरी है, वरना फिर बीजेपी यहाँ फिर जो है रियासत में दोबारा सियासी हलचल शुरू हो जाएगी, जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो जाएगी। बिल्कुल रऊफ, एक चीज और जानना चाहेंगे, ये जो 15 सीटें हैं वो तकरीबन सभी सीटें कांग्रेस और जेडीएस के पास थी। अगर ये सीटें कांग्रेस और जेडीएस को वापस आ जाती हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है? बिल्कुल भी बीजेपी के लिए जो है मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अगर बीजेपी इन 15 असेंबली हलकों में कम से कम बीजेपी को 8 असेंबली हलकों में जीत हासिल करना जरूरी है अपनी हुकूमत बचाने के लिए। कम से कम 8 हलकों पर अगर 8 से कम बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब होते हैं या 4 या 5 उम्मीदवार कामयाब होते हैं तो येडियुरप्पा की हुकूमत पर खतरा बरकरार रहेगा और हुकूमत पर तलवार लटकती हुई दिखाई देगी। अब हम देखते हैं कि ये तमाम एमएलए जिन्होंने कांग्रेस और जेडीएस छोड़कर ये दोबारा इलेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ पर जिन्हें जो है नाअहल करार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी नाअहलियत को बरकरार रखा है और ये नाअहलियत के धब्बे के साथ जो है अवाम के सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये अहम फैसला होगा कि अवाम का क्या फैसला होगा। अवाम इन नाअहल एमएलए को क्या अहल करेंगे, क्या इन्हें दोबारा मुंतखब करेंगे,
क्या ये इलेक्शन जो है रियासत में ये जो जोड़ तोड़ की सियासत होती हुई आ रही है गुज़िश्ता 1.5 सालों से, क्या उस पर उसे इख्तिताम होगा, उसका खातिमा होगा? ये तमाम बातें काफी अहम सवालात इस इलेक्शन के बाद इस इलेक्शन से उठ रहे हैं। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रोग। जाहिर सी बात है 5 दिसंबर को यहाँ वोटिंग है, 9 दिसंबर को नताए जाएंगे। जाहिर सी बात है उस वक्त सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। इंटरनेट से तुरंत जवाब पाना